गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. आई एम Good ऑडिबल? morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है आप सबको? Sir. ऑल वेल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम शुरू करेंगे। और कल हमने जो लास्ट डिस्कस किया था, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने एनफोर्सेबिलिटी, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन को अंडरस्टैंड करना था। और कल हमने इनफोर्सेबिलिटी के आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू है, आई हैव टू क्लोज माय वीडियो, तो आप सिर्फ साउंड पे ध्यान दीजिए। तो इन्फोर्सिबिलिटी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अंडर द इन्फोर्सिबिलिटी मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ लेते हैं उसके ऊपर जो कल डिस्कस किया था। इन्फोर्सिबिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फोर्सिबिलिटी के बिहाफ पर जो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज valid contract. That valid contract is a valid agreement enforceable by law is a valid contract. Void agreement second था, void agreement agreement which is not enforceable by law is a void agreement. And उसके बाद जो थर्ड पार्ट था हम लोगों का, वो था void contract. Void contract is a contract जहाँ with the enforceability of law the your contract is ceased, या जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो रुक जाता है, तो उसको हम void contract बोलते हैं। एंड another one is a voidable contract. Voidable contract is a contract, ये एक valid contract होता है initially, और it is valid contract on the option of one particular party, but on the other party, on the option of other party, it can be turned to be a void one. Initially it is a valid contract, लेकिन ये किसी एक पार्टी के ऑप्शन के ऊपर void हो जाता है। तो इस तरीके का जो एक कन्वर्जन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का void कॉन्ट्रैक्ट में जो बदलना है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का void कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्जन है, दैट इज कन्वर्जन, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ voidable कॉन्ट्रैक्ट। एंड उसके बाद है हमारा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट जहां किसी एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर
जो हमारा जो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हो पाता है, उसकी वजह से कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो एक जो हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, या उसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं रहती है, तो उसको हम इनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. द लास्ट वन इज द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. Illegal contract basically an illegal agreement is a destitute of any legal effect from the very beginning, and all agreements are void and agreement but all void agreements not illegal. illegal contract होते हैं कि जहाँ basically main object जो है वो एक legal concept को पूरा नहीं कर पाता है. तो उसके बाद अगर will shift on the under the classification of contract the method of formation. अब फॉर्मेशन के बिहाफ पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कितने तरीके से उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द बेस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन. तो इसके अंदर जो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली ये इंग्लिश लॉ में इसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इसमें जो है ये कभी कभी बिना कंसिडरेशन के भी, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कंसिडरेशन को बहुत ही वैल्यू देते हैं. विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, but in under a formal contract and normally it is usually found in English law, और ये कभी कभी बिना कंसिडरेशन के भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. और जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है इसको फर्दर हम दो पार्ट में बाइफिकेट कर सकते हैं. वन इज द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील आर इन राइटिंग और साइन बाय द पार्टीज. इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो अपना एक सील सिग्नेचर उसको एंडोर्स करते हैं. That is a formal contract. And सर एक दूसरी तरह एग्जांपल का मिलेगा इसका? एग्जांपल भी दे देंगे, पहले भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट बताता हूँ. और दूसरा जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट होता है वो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूड्स द कोर्ट जजमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन. कभी कभी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इन्फ्लुएंस रहते हैं, या उनका जो फॉर्मेशन या जो उनका एग्जिस्टेंस जो रहता है वो किसी हमारे पुराने कोर्ट के जजमेंट रहे हों जो, या जजमेंट के किसी रेफरेंस से उनको एग्जीक्यूट किया जाए, या उनके किसी रिकॉर्ड के हिसाब से जो एस्टेब्लिश जजमेंट है अकॉर्डिंगली उन चीजों का होता है. तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इट इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंट के साथ, सील के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और दोनों पार्टीज उसको साइन करती हैं. और मतलब कि देखिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए, अगर आप अपने घर के पास में कोई ग्रोसरी आइटम खरीदने जाते हैं, अब उससे कोई ब्रेड बटर वेजिटेबल या फ्रूट डिमांड करते हैं और वो आपको दे देता है, और तो उसमें भी देखिए ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगल एक्टिविटी, सारी चीजें हैं, और वो एक अपने आप में कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है. वो भी अपने आप में एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें आप कोई फॉर्मल आप एप्लीकेशन नहीं देते, उसमें कोई आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, कोई जो शॉपकीपर है वो आपके एग्रीमेंट को साइन नहीं करता, ना आप साइन करते हैं, ना कोई स्टैम्प पेपर खरीद के लाते हैं कि सर मुझे 2 किलो सेब खरीदने हैं तो पहले एक स्टैम्प पेपर लाके हम इसको एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं. इट इज जस्ट सिंपल. ठीक, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, दोनों पार्टीज अपने सिग्नेचर्स करते हैं या अपने स्टैम्प्स लगाते हैं या अपने थंब इंप्रेशंस लगाते हैं, तो दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स. और जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सिंपल एक ऑटो वाले को बोलते हैं कि सर मुझे दिल्ली में इस पर्टिकुलर जगह पर जाना है, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई साइन नहीं, अब वो आप उसको ऑफर करते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करता है और आप बैठ के चले जाते हैं. दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा दैट इज ऑलवेज विद द डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर्स ऑफ द पार्टीज, सील ऑफ द पार्टीज, स्टैम्प ऑफ द पार्टीज,
भी अगर मैं अपनी फर्म के बिहाफ पर कोई सिग्नेचर कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा रनोत्रा एंड एसोसिएट्स एडवोकेट कंसल्टेंट, और मैं अपना स्टैंप लगा के मोहर लगा के साइन करूंगा। ये जो एक्टिविटी है इसको हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ ऑन द बेस्ड ऑफ एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो हम बात करेंगे उसमें परफॉर्मेंस के बिहाफ के ऊपर या उस फॉर्म परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली हम उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या बाइफिकेट कर सकते हैं। अंडर द हेड ऑफ बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अंडर द हेड ऑफ परफॉर्मेंस, फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड के वर्ड से ही आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, वो दोनों पार्टीज अपने अपने काम को, अपने अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर देती हैं। देखिए, जैसे ही दो पार्टीज, द मोमेंट द पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज के अपने अपने राइट्स और अपने अपने ऑब्लिगेशंस सेट हो जाते हैं, अपने अपने ऑब्लिगेशन डिफाइन हो जाते हैं। मान लीजिए, जैसे अब हम बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं जी, किसी ग्रोसरी स्टोर में आप ब्रेड बटर या वेजिटेबल या फ्रूट या कोई सामान खरीदने जाते हैं। आपका ऑब्लिगेशन क्या है? जैसे ही आप ऑफर करते हैं, शॉपकीपर उसको एक्सेप्ट करता है। आपका ऑब्लिगेशन है कि जो सामान आपने ऑर्डर किया है वो जब सामान आपको मिलेगा उसके जो प्राइस है, उसका जो कंसिडरेशन है, जो उसकी वैल्यू आप शॉपकीपर को पे करेंगे, दैट इज योर ऑब्लिगेशन। और शॉपकीपर का ऑब्लिगेशन क्या है कि जैसे ही वो आपसे पैसा लेगा या पेमेंट करेगा, वो आपको जो आपकी डिमांडेड ऑर्डर है या फ्रूट, ब्रेड, बटर, वट एवर इट इज, अकॉर्डिंगली वो आपको हैंड ओवर करेगा। तो बोथ द पार्टी हैज देयर ओन ऑब्लिगेशन। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों पार्टीज अपने अपने डिफाइंड ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट और पूरा कर देते हैं। ठीक है। और उसका सेकंड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इज द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कंटिन्यूइंग, अभी वो प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसेस में है। इसमें एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर देती है और सेकंड पार्टी को अभी अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करना है। अभी एक पार्ट के ऊपर कंप्लीशन हो गया है ऑब्लिगेशन का, सेकंड पार्ट के ऊपर अभी वो पेंडेंसी है, उस वो सेकंड पार्टी को अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बेसिकली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अभी वो प्रोसेस में है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर प्रोसेस, तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ अंटिल अनलेस सेकंड पार्ट भी जो है या दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करते हैं। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज होली अनपरफॉर्म। अनपरफॉर्म मतलब पूरी तरीके से अपने अपने पार्टीज ने अपने अपने काम को पूरा नहीं किया। जहां भी ऑब्लिगेशन पेंडेंसी रहती है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से, तो जैसे ही दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर देंगी तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंप्लीशन, कंप्लीट हो गया, दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया, तो देन इट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। द मोमेंट एक पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती है, दूसरी पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाती है या पेंडेंसी रहती है, तो उसको हम बोलते हैं द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ विल मूव टू द ऑन द बेसिस बेस्ड ऑफ ऑब्लिगेशन। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि द मोमेंट वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑब्लिगेशन फिक्स हो जाता है पार्टीज का। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन we may bifurcate the contract, the classification of contract in three parts. The first one is a unilateral contract. Unilateral contract, under this type of contract, there is an obligation on the part of only one party. यहाँ पर किसी एक पार्टी का ऑब्लिगेशन फिक्स होता है। तो जहां कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी का ऑब्लिगेशन फिक्स होता है, उसको हम यूनिलैटरी, मतलब कि एक पार्टी की ऑब्लिगेशन का इन्वॉल्वमेंट है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मान लीजिए कोई एक पर्सन है,
उसका एक डॉग खो गया है, तो वो एक अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करता है या एडवर्टाइज करता है या कमिट करता है कि भी जो भी मेरे डॉग को ढूंढ कर लाएगा मैं उसको 10,000 रुपया रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पर कोई सेकंड पार्टी का ऑब्लिगेशन फिक्स नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई कोई पर्टिकुलर पर्सन जाके किसी को उस डॉग को ढूंढना ही है। देयर इज नो एज सच ऑब्लिगेशन। हाँ, लेकिन किसी को अगर वो डॉग मिल गया, उसको मिल गया और वो उसके ऑनर के पास लेकर आता है जिसने उस रिवॉर्ड को अनाउंस किया है, तो जैसे ही वो डॉग को ऑनर के पास हैंड ओवर करेगा, तो यहाँ पर जो डॉग का ऑनर है उसने एक रिवॉर्ड को अनाउंस कर रखा है, तो दैट ऑब्लिगेशन विद द ऑनर ऑफ द डॉग दैट इज यूनिलैटरल। तो एक आदमी की ही ऑब्लिगेशन फिक्स हो रही है, तो इस तरह का एग्जांपल जो है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। सेकंड इज द बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा है, बायलैटरल का मतलब जहां एक से ज्यादा दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और दो लोगों का जो ऑब्लिगेशन है वो फिक्स होता है और दोनों लोगों के ऊपर, दोनों पार्टीज के ऊपर उनके अपने इंडिविजुअल और रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन फिक्स हो जाते हैं, तो उनको हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मेशन कहते हैं। द थर्ड वन इज द मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इसमें दो से ज्यादा, मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में। नॉर्मली दिस इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, और दूसरा इट में बी नेशनल और इंटरनेशनल टू। ये मतलब कि दो तीन कंट्रियों का मिलकर भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई अगर आप कभी आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस या सार्क, ये कुछ फॉर्मेशन ऑफ बॉडीज हैं जहां पर मल्टी नंबर ऑफ कंट्रीज आर इन्वॉल्व एंड दे आर लिंक एंड देयर उनके जो ऑब्लिगेशन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वहां फिक्स किए जाते हैं। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन जहां पर कंट्रीज तक इन्वॉल्व हो जाती हैं या नंबर ऑफ वेरियस नंबर ऑफ पार्टीज आर इन्वॉल्व, तो उसको हम मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन the classification of the contracts are on unilateral, bilateral and multilateral. तो ये बेसिकली हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था: इन्फोर्सिबिलिटी, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस एंड द ऑब्लिगेशन। और उनके जो रिस्पेक्टिव बाइफर्केशंस थे उनको हमने डिस्कस किया। तो ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा। ओके, आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल मूव टुवर्ड्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखिए, जैसे हमने एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अंडर सेक्शन 10 हम लोगों ने डिस्कस किया था और जानने की कोशिश की थी कि what are the certain essential elements for a valid contract। तो इसी तरीके से जब हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहला काम ही जो है वो एक ऑफर है और उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस है। क्योंकि ऑफर से ही एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन की शुरुआत होती है और उसका जो कंप्लीशन है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्ट होना या एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद ही बनता है। तो हमारे लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको भी हमको समझना चाहिए। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में सबसे पहले हम लेते हैं ऑफर, और ऑफर की भी हेलो सर। हाँ, सर एक हेलो। टॉपिक छूट गया है।
अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए, जो बाद में लास्ट के 5 मिनट में आप मुझे बताइएगा, फिर उसको हम देखेंगे। अभी बीच में अगर आप बोलेंगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, प्लीज। ठीक है। सर एक टॉपिक छूट गया है। अरे मैडम, उसको आप लास्ट के 10 मिनट में बात कीजिए। अभी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा रहा हूँ, क्या ये आपका टॉपिक का पार्ट नहीं है? यस ऑफर एंड सर। एक्सेप्टेंस है तो उसको सुनो, समझो, पहले वो समझो क्या छूट गया है, बताओ। सर ये ई पॉइंट छूट गया, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। बता देंगे, उसको भी आगे बता देंगे, डोंट वरी। ओके ठीक है। सर। अभी बीच में ऐसे बोलोगे ना तो एक पढ़ाने का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। तो ऑफर जो है, ऑफर के भी कुछ एसेंशियल्स एलिमेंट हैं, ऑफर के भी कुछ एसेंशियल पार्ट्स हैं जिनको हम लोग अभी अपने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। For an agreement to come into force, there should be a defined offer by one party and unqualified acceptance by the party to whom offer is made. यहाँ दो important part हैं. One is definite offer, confirm, definite, understandable, clear cut offer का होना जरूरी है, और जो दूसरी पार्टी है वो उस ऑफर को बिल्कुल एज इट इज एक्सेप्ट करेगी, विदाउट एनी चेंज और विदाउट एनी वेरिएशन। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइन, पर्टिकुलर, क्लियर कट हमारा ऑफर होना चाहिए, और जो दूसरी पार्टी है उसको एज इट इज ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। An offer is an expression of willingness to contract on certain terms. Basically, the most important part of contract offer is the willingness. एक पार्टी जब अपनी इच्छा अनुसार, अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंगली किसी काम को करने के लिए या उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जब स्टेप इन करती है, जब एक कदम आगे बढ़ाती है, तो दैट विलिंगनेस का होना बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑफर के लिए। तो एक ऑन द बेसिस ऑफ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफर, तो उसके जो एसेंशियल पार्ट हैं, जो एलिमेंट है, जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑफर है ये एक वैलिड ऑफर है। तो दैट वैलिड ऑफर के जो इम्पोर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो उसमें सबसे पहले हैं ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जो ऑफर है वो एन ऑफर में बी एक्सप्रेस और में बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। एक्सप्रेस ऑफर इज डिलीवरी ऑफ योर ऑफर बाय वर्ड और बाय राइटिंग। मतलब कि जब आप अपनी ऑफर को किसी को बोलकर या लिखकर बताते हैं, तो उसको हम एक्सप्रेस टाइप ऑफ ऑफर बोलते हैं। और सेकंड जो है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर, एन इम्प्लाइड ऑफर इज नॉट मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, इट इज implied from the conduct of the parties or from circumstances। जो एक्सप्रेस है वो तो पार्टीज या तो बोलकर बात करते हैं, जैसे अगर आप शॉप पर, आप ग्रोसरी स्टॉप पर आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो आप उस शॉपकीपर को बोलकर बताते हैं कि सर मुझे ये सामान चाहिए। तो दैट इज एक्सप्रेस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या आप किसी शॉपकीपर को या किसी ऑफिस में जब आप अपना ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू या परचेज ऑर्डर के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू या लेटर, रिटर्न लेटर के थ्रू अपने किसी ऑर्डर को, जैसे आजकल आप ऑनलाइन परचेजिंग बहुत लोग करते हैं, कुछ भी सामान, टी शर्ट, शर्ट वगैरह, किताबें, स्टेशनरी आइटम, आप साइट पर जाते हैं, उसको फोटो देखते हैं, प्राइस को पढ़ते हैं, उसको आप यस करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो सामान आपके पास आ जाता है। तो दिस ऑल आर एक्सप्रेस ऑफर, जहां पर आप कुछ लिखकर या कुछ बोलकर बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है दैट इज इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर में इसमें आप ना तो बोलते हैं और ना ही कुछ आप लिख के एक्सप्रेस करते हैं।
हाँ, इसमें जो आपका एक बिहेवियर है, जो आपका एक कंडक्ट ऑफ पार्टीज है, वो ही अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट की एस्टेब्लिशमेंट करता है। इसका सबसे अच्छा एक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि जैसे ही मेट्रो स्टेशन के गेट खुल जाते हैं, तो ये मेट्रो की तरफ से एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि यस वी आर रेडी फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ आवर मेट्रो रेल। जैसे गेट खुल जाता है तो इट इज अ इम्प्लाइड ऑफर बाय द मेट्रो। वो मेट्रो कोई अनाउंसमेंट नहीं करती है, कोई एडवर्टाइज नहीं करती है, या कुछ कहती नहीं कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। द मोमेंट गेट आर ओपन, इट इज अ इम्प्लाइड ऑफर। और जैसे ही अगर कोई पैसेंजर जो है वो मेट्रो स्टेशन के अंदर स्टेप इन कर लेता है, तो वो क्लियर हो जाता है कि वो भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, और या वो इस उसकी तरफ से इसको हम इम्प्लाइड ऑफर मान ले कि कोई आदमी जो मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर कर रहा है, वो मेट्रो सर्विसेज की सर्विसेज को यूज करना चाहता है, और उसका जो रिस्पेक्टिव रेंट या किराया है उसको पे करना चाहता है। तो ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल है। तो हमारा ऑफर जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर, दोनों तरीके से चीजें। एक्सप्रेस में आप ऑफर को बोलकर या लिख के बताते हैं, और इम्प्लाइड ऑफर में आप अपने किसी जेस्चर या कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी से आपका वो ऑफर डिफाइन होता है। नेक्स्ट इज ऑफर में बी स्पेसिफिक और द इन जनरल। Specific or in general. A specific offer is one which is made to a particular party. जब एक पर्टिकुलर पार्टी को आप अपना एक ऑफर करते हैं, मान लीजिए आप मिस्टर रमेश की कार को खरीदना चाहते हैं, तो आप मिस्टर रमेश को ही कन्वे करेंगे या बात करेंगे कि मिस्टर रमेश मैं आपकी कार को खरीदना चाहता हूँ। तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है कि आपने मिस्टर रमेश को ही कांटेक्ट किया है, और उसको गाड़ी खरीदने के लिए आपने उनसे बात की है। और ए जनरल ऑफर इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया मेट्रो स्टेशन, तो मेट्रो स्टेशन जब अपने गेट को ओपन कर देती है, वो किसी एक पर्टिकुलर, किसी रमेश या राम या किसी दीपक या किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बात नहीं करती। वो उन्होंने अपने गेट खोल दिए, तो इट इज फॉर द पब्लिक एट लार्ज, कोई भी उस सर्विसेज को यूज कर सकता है। तो ये इस तरह का जो ऑफर होता है उनको हम जनरल ऑफर बोलते हैं। स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेटेड, और जनरल ऑफर मींस एट पब्लिक। इसके बाद विल कम टू ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था सोशल ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन में क्या फर्क है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जब हम फॉर्मेशन करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ एक लीगल ऑब्लिगेशन का एस्टेब्लिशमेंट होना, या एक लीगल रिलेशनशिप का एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रहा है या एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था हस्बैंड वाइफ का, जिसमें हस्बैंड अपने वाइफ को प्रॉमिस करता है कुछ पेमेंट देने के लिए, और उसके बाद वो नहीं देता और वाइफ उसको ऊपर केस करती है। तो वो वाइफ केस एस्टेब्लिश नहीं होता है, और वाइफ केस केस उसका ड्रॉप कर दिया जाता है ऑन दिस ग्राउंड कि आपके बीच में जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी चीज के लिए अगर प्रॉमिस करता है, तो वो एक लीगल रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता है, वो एक सोशल ऑब्लिगेशन है या सोशल रिलेशनशिप है। तो किसी भी एक वैलिड ऑफर के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन होना बहुत जरूरी है। एंड ऑफर इज वैलिड मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर ऐसा ऑफर जिसमें लीगल रिलेशनशिप का एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, या वो रह जाता है,
तो वो एक फिर वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। तो एक वैलिड ऑफर के लिए क्या जरूरी है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। इसके बाद हमारे पास आता है कि टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी डिफाइन डेफिनेट एंड सर्टेन। डेफिनेट एंड सर्टेन। डेफिनेट का मतलब कि अगर आप कोई ऑफर कर रहे हैं तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी मीनिंग है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, या जो विलिंगनेस है, जो उसका एक ऑब्जेक्ट है, वो एक डेफिनेट होना चाहिए और कंफर्म होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए। उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। ठीक है। द टर्म ऑफ ऑफर शुड नॉट बी वोइग और इनडेफिनेट। किसी तरीके का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको आप किसी एक दायरे में ना बांध सके, या किसी कंफर्म या एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसको हम सर्टेनिटी के दायरे में नहीं लाएं, या अनसर्टेन काइंड ऑफ उसमें एक्टिविटी रहे। तो ऑफर कैसा होना चाहिए? एक तो डेफिनेट होना चाहिए और दूसरा सर्टेन होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा एक पॉइंट आता है एक वैलिड ऑफर के लिए, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। जो आपका ऑफर है वो इनविटेशन नहीं होना चाहिए। और बेसिकली इनविटेशन ऑफर से इनविटेशन आपको ऑफर जैसा लगता है, लेकिन इनविटेशन ऑफर से अलग होता है। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं और किसी शोरूम के को जो विंडो स्क्रीन्स लगी होती हैं, जो डिस्प्ले पैनल्स लगे होते हैं, वहां पर कोई एक बहुत अच्छी ड्रेस या जीन्स या टी शर्ट डिस्प्ले है। आप उस जीन्स या टी शर्ट या उस ड्रेस को देखकर आपके मन में विचार आता है कि मुझे ये ड्रेस खरीदनी है, और आप शॉपकीपर के पास जाके बोलते हैं, सर ये जो आपके डिस्प्ले में जो रेड कलर का टी शर्ट है, ये टी शर्ट मैं खरीदना चाहता हूँ। तो शॉपकीपर कहता है कि सर दिस इज नॉट फॉर सेल, दिस इज ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पस। तो आप शॉपकीपर को मजबूर नहीं कर सकते, या शॉपकीपर के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते कि जी आपने अपने इसको सेल करने के लिए जो डिस्प्ले पे काउंटर पे जो लगा रखा है ड्रेस, तो ये आपकी ऑफर है और मैं इसको खरीदने की नीयत से आया हूँ, ये मेरी इंटेंशन है, मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, और अब आप इसको नहीं बेच रहे तो इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वट एवर द गुड्स आर डिस्प्ले, जो डिस्प्ले के ऊपर है, वो शॉपकीपर का ऑफर नहीं है, दैट इज अ इनविटेशन, दैट इज एन इनविटेशन। तो इनविटेशन जो है वो ऑफर से डिफरेंट है। हाँ, वो इनविटेशन है शॉपकीपर का आपके लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए। अब कस्टमर उस शॉपकीपर को ऑफर करेगा कि मुझको ये ड्रेस या ये पर्टिकुलर आइटम खरीदना है। तो ऑफर शॉपकीपर की तरफ से नहीं है, ऑफर आपकी तरफ से है। अब वो आपकी ऑफर को शॉपकीपर एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये एक सेकंड पार्ट है। ऑफर शॉपकीपर की तरफ से नहीं है, शॉपकीपर की तरफ से इन्विटेशन है। ऑफर उनके कस्टमर की तरफ से है या आपकी तरफ से, या जो वो उस इनविटेशन को देखकर सामान को खरीदने की ऑफर करते हैं, और उस ऑफर के रिस्पॉन्ड में शॉपकीपर उस ऑफर को या तो एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो भी डिस्प्ले होता है वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन है। ठीक है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, या कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, या किसी पार्टी के लिए जाते हैं, या नॉर्मली सभी जाते हैं। जैसे ही आप रेस्टोरेंट में जाते हो, नॉर्मली आपको क्या होता है कि आपकी टेबल के ऊपर एक मेन्यू कार्ड पड़ा होता है, जिसपे डिफरेंट डिफरेंट डिशेस के प्राइस और डिशेस या आइटम्स लिखी होती हैं कि हम आपको ये सब आइटम्स खाने के लिए सर्व करेंगे। तो जो मेन्यू कार्ड है वो ऑफर नहीं है, वो एक इनविटेशन है फ्रॉम द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट। ऑफर आप क्रिएट करेंगे कि मुझको डोसा खाना है, या छोले भटूरे खाने हैं, या सैंडविचेस खाने हैं, या लंच करना है, या चाय पीनी है। उस लिस्ट में से देखकर जो आइटम आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी ईटेबल आइटम आप सिलेक्ट करेंगे,
वो एक ऑफर है शॉपकीपर, उस रेस्टोरेंट के ऑनर के लिए। अब आपके ऑफर के रिस्पॉन्ड में वो शॉपकीपर या जो रेस्टोरेंट का मालिक है या जो होटल का मालिक है आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर उसके पास वो ईटेबल आइटम्स अवेलेबल है वो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर नहीं है तो आपको रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने मेन्यू कार्ड में अगर आपने कोई एक आइटम को पढ़ा और आपने उस आइटम के लिए रेस्टोरेंट के ऑनर को या मैनेजर को कहा, और रेस्टोरेंट ने कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सर अभी ये आइटम अवेलेबल नहीं है, आप कोई और आइटम देख लीजिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये आपने मेन्यू कार्ड में छापा हुआ है, ये आपका ऑफर है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको केस कर दूंगा और मैं आपको स्यू कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दैट मेन्यू कार्ड इज अ इनविटेशन। ऑफर आप करेंगे, ऑफर वो कस्टमर करेगा, और उस ऑफर को वो रेस्टोरेंट का मालिक एक्सेप्ट करता है या नहीं करता वो उसका ऑप्शन है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तब यस देयर इज अ वैलिड ऑफर, देन इट इज अ प्रोसीडिंग ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्प्ले पे आइटम्स हैं या रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड है, ये सब इनविटेशन है फॉर द कस्टमर्स। ऑफर कस्टमर की तरफ से जनरेट किया जाता है और उसके बाद उसका जो एक्सेप्टेंस है वो शॉपकीपर या रेस्टोरेंट का मालिक उसको एक्सेप्ट करता है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन एंड ऑफर। तो इनविटेशन को आप गलती से ऑफर मत समझ लीजिएगा, इसको आप समझिए कि इनविटेशन का क्या अंडरस्टैंडिंग है और ऑफर की क्या अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट is offer must be distinguished from mere declaration of intention। देखिए, जो ऑफर है सिर्फ जो इंटेंशन है, जो आप करने की जो चाह है, ए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपके मन में या आपके दिमाग में एक इंटेंशन या एक विचार आता है, तो वो विचार आना या आपकी इंटेंशन जो उस काम को करने की है वो इंटेंशन ऑफर नहीं है। दैट इंटेंशन इज अ बेसिकली अ काइंड ऑफ इनविटेशन। ऑफर तो अभी जनरेट होगा आपके इंटेंशन के बाद, जो आपकी विलिंगनेस है, और उस अपनी इंटेंशन और जो अपनी विलिंगनेस को जब आप एक्सप्रेस करेंगे या इम्प्लाइड फॉर्म में कन्वे करेंगे विद द कंडक्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज और द एक्शन, ऑफर तब जनरेट होगा। तो बेसिकली जो आपकी ऑफर इज नॉट जस्ट अ इंटेंशन और विलिंगनेस, उसके बाद जब आप उसको कन्वे करते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इंटेंशन जो है वो एक सिर्फ इंटेंशन जो है वो एक ऑफर नहीं है। ऑफर के लिए आपको उसको अपनी इंटेंशन को कन्वे करना होगा। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफर का। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज के लिए या किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए ऑफर करना चाहते हैं तो आप उसको कम्युनिकेट करेंगे। यू हैव टू कम्युनिकेट टू द अदर पार्टी। कम्युनिकेट का मतलब है कि जो आपकी विलिंगनेस है, जो आपकी इंटेंशन है, जो आप करना चाहते हैं, उसको आप कम्युनिकेट करते हैं सेकंड पार्टी को। कम्युनिकेट का मतलब आप उसको बोलकर, लिखकर या अपने एक्शन से या अपने जेस्चर से मेक अदर पार्टी क्लियरली अंडरस्टैंड आपकी जो इंटेंशन है, जो आपकी विलिंगनेस है, वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। और उसको ये भी क्लैरिटी से अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि उस ये ऑफर उसके लिए है और उसकी एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड नाउ। और उस आपका जो कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज व्हाट, जो भी आप लिखकर या बोलकर या अपने एक्शन से एक्सप्लेन करते हैं या अपनी इंटेंशन या अपनी विलिंगनेस को कन्वे करते हैं, वो सेकंड पार्टी या जिस पार्टी के लिए किया जा रहा है उसको वो समझ में भी आ जाए, उसको वो अंडरस्टैंड भी कर सके। ठीक है। कभी आपने अगर मौका मिले आपको तो जो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी कराई जाती है उसका जो एक फॉर्म होता है, प्रपोजल फॉर्म,
अगर कभी आपको मौका मिले या आपको एक्सपीरियंस होगा, अगर आपने LIC की पॉलिसी वगैरह या इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, तो वो जो पर्टिकुलर फॉर्म है हिंदी और इंग्लिश में 2 लैंग्वेज में लिखा होता है, और लास्ट में जहाँ पर वो जो पर्सन इंटरेस्टेड होता है इंश्योरेंस के लिए, जिसको वहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं, अगर वहाँ पर आप देखेंगे तो एक लाइन बहुत क्लियरली लिखी होती है कि वट एवर इट इज मेंशन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, जो इस फॉर्म में टर्म एंड कंडीशंस लिखे गए हैं या जो भी ऑफर या प्रपोजल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से लिखे गए हैं, वो कंसर्न पार्टी को अच्छे से समझ में आ गए हैं। वहां साइन करने का पर्पस ये होता है, मतलब ये होता है कि जो भी कंटेंट्स, जो भी ऑफर, जो भी रूल एंड रेगुलेशन, जो भी टर्म्स इस फॉर्म में मेंशन किए हुए हैं, वो कंसर्न पार्टी को अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अगर जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो कंसर्न पार्टी उसको इंग्लिश और हिंदी समझ में आती है, और वो सिर्फ, मान लीजिए कोई अगर ऐसा आदमी है जिसको सिर्फ तमिल आती है या कन्नड़ लैंग्वेज आती है, ना उसको इंग्लिश आती है, ना उसको हिंदी आती है, तो वो क्या करेगा? क्या उसका इंश्योरेंस नहीं होगा? तो उसमें ये होता है कि या तो इस पार्टी ने ये सारे टर्म कंडीशन अच्छे से पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं, या फिर उसको जो पर्टिकुलर एजेंट है जिसके थ्रू वो पॉलिसी को परस्यू कर रहा है, उसने उसकी रीजनल लैंग्वेज में, जो जो भी लैंग्वेज वो समझता है, मे बी कन्नड़ में भी, तमिल में भी, पंजाबी में भी, बंगाली, उसमें उसको पढ़कर और इसके कंटेंट को अच्छे से समझा दिया है। After understanding of each and every term and condition of a particular policy, after putting his thumb impression or signature, means he is accepting the entire proposal or entire term and condition of the insurance company. ये कभी आप देखिए, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस यही है कि कंसर्न पार्टी को जिसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर किया जा रहा है, उसको कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो गया है। और कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो अंडरस्टैंडिंग या जो मतलब है, वो यही है कि उस पर्टिकुलर पार्टी को वो चीज, वो कंटेंट, वो टर्म एंड कंडीशन या ऑफर या प्रपोजल अच्छे से समझ में आ गया है। क्योंकि जब तक वो समझेगा नहीं, जब तक वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, जब तक उसके कंटेंट को अच्छे से जान नहीं लेगा, तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो, उसकी एक्सेप्टेंस वो अधूरी है। वो जो एक्सेप्टेंस है वो एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस या तो देगा, नहीं देगा तो वो इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि वो उसने ऑफर को भी ठीक से समझा नहीं है। तो दैट कम्युनिकेशन, वो द इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ही जरूरी है ऑफर में। जो भी पार्टी ऑफर कर रही है वो अपनी इंटेंशन या विलिंगनेस को कन्वे करती है सेकंड पार्टी को, सेकंड पार्टी उसको समझने के बाद ही अपनी acceptance देती है। तो that effective communication is a very very important part of a valid offer. Now we'll come to the next point, that is the communication of special terms. कभी कभी आपके जो ऑफर हैं या जो उस ऑफर का जो एक्सेप्टेंस है, वो जो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसके साथ अगर किसी तरह का कुछ स्पेशल टर्म एंड कंडीशन है, तो दैट हैज टू बी कम्युनिकेट टू द कंसर्न पार्टी। स्पेशल टर्म एंड कंडीशन, तो वो उसका भी कन्वे करना या बताना बहुत जरूरी है उस ऑफर में। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं या कोई बिल लेते हैं, तो उस बिल या डायरेक्टली के लिए अपने जब आप कपड़े देते हैं, तो उसकी रसीद के ऊपर आगे लिखा होता है कि प्लीज सी द टर्म कंडीशन ओवरलीफ। हालांकि उस रसीद के पीछे कुछ टर्म कंडीशंस लिखे हुए हैं, उसको भी आप पढ़ लीजिए। जैसे ही आप इस रसीद को लेंगे, जैसे ही अगर आप इस चीज ड्राई क्लीन के लिए आप कपड़े हमें देते हैं, तो उसके पीछे जो टर्म कंडीशन लिखे हुए हैं, मतलब आप उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर किसी तरीके, किसी भी ऑफर का जो कुछ स्पेशल टर्म एंड कंडीशंस हैं, और अगर वो एक्सप्रेस फॉर्म में है या वर्बली फॉर्म में है, तो उन स्पेशल टर्म कंडीशन को भी प्रॉपरली कम्युनिकेट कर देना चाहिए टू कंसर्न पार्टीज को। इसके बाद ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन
obtaining the consent of the other party to do or abstain from doing the act. अब जिस पार्टी को ऑफर किया जा रहा है बेसिकली उसकी जो कंसेंट है, उसकी कंसेंट लेने के लिए उस कंसर्न पर्टिकुलर पार्टी की जिस पर्टिकुलर पार्टी को आपने पार्टी बनाना है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर्टिकुलर पार्टी को ही आपको ऑफर करना है और उस पार्टी की कंसेंट ही लेना जो है वो एक जरूरी जिस पार्टी का कंसेंट है या जिस पार्टी ने अपनी एक्सेप्टेंस देना है अपने इस ऑफर के अगेंस्ट, तो वो ऑफर उसी पार्टी को ही होना चाहिए। मान लीजिए मिस्टर रमेश की गाड़ी है जो आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऑफर किसको करना होगा? मिस्टर रमेश को ही, क्योंकि उन्हीं की एक्सेप्टेंस और उन्हीं का ही जो इन्वॉल्वमेंट है वो उन्हीं का कंसेंट इज जरूरी। जब तक वो गाड़ी बेचने के लिए अपने कंसेंट नहीं देंगे आपको तो आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। गाड़ी है मिस्टर रमेश की, लेकिन आप उसके कजन ब्रदर या उसके दोस्त जो मिस्टर राम है, आप उसको ऑफर या मैसेज भेजते हैं कि मुझको ये गाड़ी खरीदनी है। अब मिस्टर राम की तो ना वो गाड़ी है ना वो गाड़ी के मालिक है, अगर वो कंसेंट दे भी देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब वैल्यू एक्सेप्टेंस एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए किसकी जरूरी है? जिसकी गाड़ी है, द ऑनर ऑफ द कार, दैट इज मिस्टर रमेश। तो कंसेंट आपको किसकी लेनी है? मिस्टर रमेश की। तो ऑफर भी किसको होना चाहिए? मिस्टर रमेश को। ठीक है। After that, next rule is offer should not impose an unnecessary obligation to communicate non-acceptance. Thus, the offer cannot say that if acceptance is not communicated by next Sunday, the offer should be considered as accepted. कहने का पर्पस ये है कि जो ऑफर है वो अननेसेसरी किसी ऑब्लिगेशंस के साथ नहीं होनी चाहिए। ऑफर मस्ट बी क्लियर कट, अंडरस्टैंडेबल, और सामने जिस पार्टी के लिए वो ऑफर किया जा रहा है उस पार्टी के एक्सेप्टेंस और कंसेंट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे अभी एक बुक में लिखा हुआ है कि ये जो मेरा ऑफर है आपके लिए, अगर आपने संडे शाम तक इसके बारे में एक्सेप्ट नहीं किया या आपने इसके बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया या रिवर्ट बैक नहीं किया या इसका रिप्लाई नहीं किया मेरे ऑफर का, तो मैं ये मान लूंगा कि ये आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। या मान लीजिए अगर आप किसी पार्टी को कुछ ऑफर करते हैं और वो पार्टी बिल्कुल साइलेंट रहता है, वो आपके ऑफर के लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो किसी की सिर्फ साइलेंस, मेरली साइलेंस, इट डजंट मीन कि वो उसकी एक्सेप्टेंस है। ठीक है। जिस तरीके से ऑफर को आप कम्युनिकेट करते हैं उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होगा। और ऑफर में आप अननेसेसरली कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते या अपनी तरफ से एक प्रिजम्पशन नहीं कर सकते कि जी अगर आपने शाम तक मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं ये मान लूंगा कि ये आपकी इस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द सर्टन एलिमेंट्स या एसेंशियल पॉइंट्स जो एक ऑफर को एक वैलिड ऑफर बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट की कमी रहेगी या वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं होगा। ठीक है। जब एक वैलिड ऑफर नहीं होगा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएगा। तो ये अभी ये हमने अंडरस्टैंड किया था कि एक वैलिड ऑफर के लिए किस तरीके के एसेंशियल्स एलिमेंट या पॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसी तरीके अभी हम यहाँ एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इसके बाद विल स्टार्ट द टॉपिक एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए जो एसेंशियल पॉइंट्स या एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विल टेक ए 5 मिनट ब्रेक। थैंक यू।
Okay, welcome back. Now we'll start acceptance. सर सर हेलो, हाँ जी, सर सर इसमें एक डाउट है। सर है? इसमें सर सर इसमें एक पॉइंट रह गया है, ये ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट ए ऑफर सर। ऑफर क्या चीज? सर ये 10th पॉइंट है, ये इसमें लिखा हुआ है ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। चलो मैं इसको बाद में ले लूंगा, अभी मुझे बात करने दो, ठीक है? सर मैं कर देख लेता हूँ। हाँ ठीक जी, है सर। ओके। सर एक डाउट था, जैसे आपने कहा था कि एक हमने ऑटो रिक्शा अगर हमने लिया तो उसमें सिर्फ ओरली हमने बात करी है, उसको पैसे दिए, तो वो एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल नहीं है, स्पेसिफिक मतलब है एक बेटा। सिंपल सिंपल हाँ, सिंपल सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक। है, तो सिंपल सर कॉन्ट्रैक्ट। अगर जैसे हम कोई पर्टिकुलर ऐप से कैब बुक करते हैं तो उसमें तो हमें पहले से सारी डिटेल्स मिलती है ड्राइवर की, एंड मतलब सब कुछ रिटर्न होता है, तो उसे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? नहीं, आप कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हैं। आप जब कैब वाले आपके पास आते, आप सिंपल एक बुकिंग करते हैं ऐप के थ्रू और आपके पास कैब आ जाती है। इट इज दैट पर्टिकुलर, उस नंबर की गाड़ी जो आप देखते हैं, वो पर्टिकुलर गाड़ी ना किसी दूसरे आदमी को बिठाता है, ना आप किसी भी गाड़ी को हाथ दे के नहीं चढ़ते। वो एक बुकिंग हो जाती है आपके और एक स्पेसिफिक टैक्सी नंबर, टैक्सी के लिए। ये एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है? ये जर्नल नहीं है। ओके सर। और इसमें आप कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई एग्रीमेंट या कोई सिग्नेचर नहीं करते, समझ रहे हैं? जो जो यस सर। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वहां पर जैसे कंपनीज होती हैं, पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं, जहां वो स्टैम्प पेपर, डीड्स, राइटिंग में सिग्नेचर, वो एक फॉर्मल। आप आपकी ड्रेस भी होती है ना, एक कैजुअल ड्रेस और एक फॉर्मल ड्रेस होती है ना। यस सर। जब आप शादी पार्टी में जाते हैं तो आपकी एक फॉर्मल ड्रेस होती है, वो फॉर्मल ड्रेस ड्रेस तो ड्रेस ही है, ठीक है? लेकिन एक फॉर्मल ड्रेस मतलब जहां आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, उसका विटनेस, उनकी टर्म कंडीशन, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन, वो एक फॉर्मल वर्किंग है। और सिर्फ आपने किसी शॉपकीपर से आपसे ब्रेड खरीदा, तो वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी तो एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। लेकिन वहां कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वहां कोई फॉर्मल डीड्स नहीं बन रही है। आप सिंपल बोलते हैं और सामान लेते हैं और 5 मिनट में वापस आ जाते हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट बना भी और वो कंप्लीट भी हो गया, आप पैसे दिए, उसने ओके सर। सामान दिया, एग्जीक्यूटेड, गॉट इट? चलो अभी हम आ जाते हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर। Acceptance is a final and unqualified expression of assent to the term of offer. जब एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ऑफर किया जाता है, तो उस ऑफर के रिस्पॉन्ड में जो पर्सन एक्सेप्टेंस दे देता है अपनी, या अपनी बात को, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है एज इट इज, तो उसको हम कहते हैं कि सेकंड पार्टी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी,
तो जिस तरीके से हमने ऑफर की कुछ ऑब्लिगेशंस या जो अंडरस्टैंडिंग या उसके एसेंशियल्स को हमने अभी समझा या अंडरस्टैंड किया, इसी तरीके से एक्सेप्टेंस के भी कुछ रूल्स हैं या एक्सेप्टेंस के भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस बनाते हैं। तो acceptance must be, the first one is acceptance must be absolute and unqualified. In order to be effective, there must be an absolute and unqualified acceptance for all the terms of the offer. Absolute and unqualified मतलब आपके पास जैसा ऑफर आ रहा है, आप उस ऑफर में किसी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं करेंगे अपनी तरफ से। अगर आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो उस ऑफर को पूरा कंप्लीट एब्सोल्यूट तरीके से या एक कंप्लीट तरीके से जैसा ऑफर है उसको एज इट इज पूरा आप अपनी एक्सेप्टेंस या अपनी कंसेंट देंगे। उसमें कोई अगर आप वेरिएशन करते हैं अपनी एक्सेप्टेंस देते वक्त तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ये एक बहुत जरूरी चीज है। आपके पास जैसी ऑफर आता है आपको वैसा ही एक्सेप्टेंस देना होगा आपने, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे हमने ऑफर के बारे में कहा था कि ऑफर जो है जिस पर्टिकुलर पार्टी के लिए है या जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए है उसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जो फॉर एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट नॉट ओनली बी मेड बाय द ऑफरी बट आल्सो बी कम्युनिकेटेड। हाँ, अगर मान लीजिए मैंने आपको किसी चीज के लिए ऑफर किया और आप उस मेरी इंटेंशन या उस मेरी ऑफर के लिए आप तैयार हैं, आप उसको अपनी एक्सेप्टेंस देना चाहते हैं, तो आपने सोच लिया कि सर मेरे लिए ऑफर आया है और मैं तैयार हूं, मेरी एक्सेप्टेंस इज ओके, मेरी माय एक्सेप्टेंस इज देयर। तो सिर्फ आपको उस चीज ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना ही काफी नहीं है, आपको उस एक्सेप्टेंस को मुझे वापस कम्युनिकेट भी करना होगा कि सर आपकी व्हाट्सएप के ऊपर या मेल के थ्रू या आपके टेलीफोन कॉल पर या मेरे लिए एक मैसेज था, आपने ये चीज ऑफर की थी तो मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करना, उस एक्सेप्टेंस को अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट भी करना है। तो दैट इज also very very necessary। तो acceptance must be communicated। कम्युनिकेटेड जो है वो ऑफरी से ऑफर की तरफ होना चाहिए, जो ऑफर है वो ऑफर से ऑफरी की तरफ कम्युनिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से वाइस वर्सा जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफरी की तरफ से ऑफर की तरफ कम्युनिकेट होनी चाहिए और इफेक्टिवली कम्युनिकेट होनी चाहिए। जब मैं बार बार इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या फर्क है? कम्युनिकेशन एक आदमी ने अपनी तरफ से कम्युनिकेट कर दिया एक मैसेज, वो मैसेज जिसके लिए था जिसके लिए है उसको समझ में आया है या नहीं आया है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उस कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं, इट इज नल एंड वॉइड। हाँ, उस पर्टिकुलर पर्सन को वो कम्युनिकेशन एग्जैक्टली वही समझ में आ जाना जैसा आप जो आपने कंटेंट को कम्युनिकेट किया है और एज इट इज उसको वो अच्छे से समझ में आ गया, इसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स जिसके लिए वो कम्युनिकेशन था या है वो उसको अच्छे से समझ में आ गया है। Next, for a valid acceptance, next point is acceptance must be in a prescribed or reasonable mode. The effective point is prescribed or reasonable mode. देखिए, जब आप कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी को ऑफर करती है, एक्सेप्टेंस तो ऑफर के रिस्पॉन्ड में किया जाता है, उसके ऑफर के बाद ही जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो वो कहना है ये एक जो रूल है रिलेटेड टू वैलिड एक्सेप्टेंस कि जैसा
प्रिस्क्राइब किया गया है ऑफर में कि आपकी एक्सेप्टेंस ऐसी ही होनी चाहिए, तो आपको वैसे ही मोड में, वैसे ही प्रिस्क्राइब फॉर्म में अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी। मान लीजिए अगर मैं कोई पर्टिकुलर सामान बेचना चाहता हूँ किसी किसी पार्टी को, और मैं उसको मेल एक भेजता हूँ कि आई वुड लाइक टू सेल दिस पर्टिकुलर साइकिल और दिस पर्टिकुलर बाइक in 10,000 rupees. Please give your consent and give your acceptance by email only. I said by email only. तो ये प्रिस्क्राइब फॉर्म हो गया ऑफर में। तो अब जो एक्सेप्टेंस है इस ऑफर की, वो ईमेल के थ्रू ही आएगी, तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अगर आप फोन करके बोल देते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हैं, या मेरे किसी ब्रदर को या मेरे भाई को या मेरे किसी ऑफिस के कुलीग को या मेरे पार्टनर को या मेरे किसी पीएम को आप कम्युनिकेट कर देते हैं कि सर का ये मुझे मेल आया था, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो इसको हम इफेक्टिव एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने ऑफर में बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि दिस इज माय ऑफर, your acceptance must be communicated through email only। कि वो प्रिस्क्राइब हो गया ना, तो दैट इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो अगर प्रिस्क्राइब है ऑफर में, तो आपको वैसा ही एक्सेप्ट करना है, वैसा ही एक्सेप्टेंस करना है। और अगर कोई पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, तब जो रीजनेबल मोड है, रीजनेबल मोड मैसेज भी हो सकता है, फोन कॉल भी हो सकता है, व्हाट्सएप मैसेज भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, पर्सनल आदमी अपने ऑफिस अटेंडेंट को भेजकर कम्युनिकेट भी किया जा सकता है। तब एक रीजनेबल, अगर कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, तब रीजनेबल मोड के थ्रू आपको एक्सेप्टेंस देना होगा। इसके बाद द नेक्स्ट रूल रिगार्डिंग टू acceptance is acceptance must be given within a reasonable time and before the offer lapse. Underline the word or note down the word is a reasonable time or before the offer lapse। देखिए जब ऑफर कन्वे किया जाता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, फ्रॉम ऑफर टू ऑफरिंग, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि उस ऑफर में टाइम लिमिट हो, उस ऑफर में कोई टाइम लिमिट हो। जैसे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर अभी आपने फाउंडेशन के फॉर्म फिलअप किए होंगे, आप सीएमए के या आप सीएमए बनना चाहते हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल के कोर्स कंडक्ट करती है, उसकी जो टीचिंग करती है, उसके जो पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। तो जब अब आप देखते होंगे कि आप ऑनलाइन में साइट में जाके देखते हैं कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल के जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट की तरफ से, तो बीइंग एज अ स्टूडेंट आप उस ऑफर को रिस्पॉन्ड करते हैं, और डेफिनेटली जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है और उसका एक टाइम लिमिट होता है कि आपको इस टाइम तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है ऑनलाइन। So that is a time limit. That is a prescribed time. That is the before the offer lapse. मान लीजिए अगर किसी कोर्स का जो एक एप्लीकेशन फाइल करने का जो टाइम है वो 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई तक आप अपनी उस कोर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अपनी एक्सेप्टेंस इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आप अपलोड कर सकते हैं। 31 जुलाई तक जितने फॉर्म्स प्रिस्क्राइब फॉर्म वो आ जाएंगे, तो इंस्टीट्यूट का जो ऑफर है उस कोर्स का, उसको जो एक्सेप्टेंस मिलती चली जाएगी, उसको आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। और अगर 1 अगस्त को अगर आप वो फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि द बिफोर द ऑफर लैप्स, क्योंकि 31 जुलाई के बाद जैसे ही रात को वो डेट चेंज होगा, वो जो ऑफर का जो टाइम था वो लैप्स हो गया। उसके बाद आपकी अगर एक्सेप्टेंस आती है तो उसकी कोई वैलिडिटी या उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, वो एक्सेप्टेंस जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो आपकी एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? जो अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन है ऑफर में, या जो ऑफर के लैप्स होने का जो एक
टाइम मेंशन है, आपको एक्सेप्टेंस उससे पहले पहले देनी है। उसके बाद अगर जाएंगे तो वो आपकी एक इफेक्टिव एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। और अगर ऑफर में कोई टाइम शेड्यूल नहीं दिया है या कोई डेट या टाइम पर्टिकुलर मेंशन नहीं की है, उस केस में फिर एक रीजनेबल टाइम मान लीजिए मैं किसी शॉपकीपर के पास जाके बोलता हूँ कि मुझे आप सर कल एक 50 किलो पनीर मुझे डिलीवर करा दीजिए मेरे घर पर। एक जो टाइम है, अब मैंने उसमें कोई टाइम नहीं दिया कि सुबह 7 बजे या दोपहर को 12 बजे या शाम को 4 बजे। तो अगर वो टाइम नहीं दिया है तो एक रीजनेबल टाइम क्या होता है? अभी नॉर्मल रीजनेबल टाइम इज नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो है, भाई मान लीजिए सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक, इट्स नॉर्मल, या 9 बजे तक। अब कोई रात को 3 बजे या 2 बजे आपकी शॉप के बाहर खड़ा होके बोले कि सर मैं आपकी डिलीवरी लेके आ गया, या आपके घर के बाहर खड़ा होके बोले, तो इट्स नॉट ए रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम मीन्स अगर उसने मॉर्निंग 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपको ऑर्डर, जो पनीर आपने 50 केजी पनीर ऑर्डर किया था, वो डिलीवर नहीं करता, तो आप मान लेते हैं कि वो डिलीवर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या उसने आपकी जो उसने डिलीवर करना था वो नहीं किया, तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो एक रीजनेबल टाइम, मतलब कि उस डिलीवर करने के लिए उसका जो एक्सेप्टेंस है रीजनेबल टाइम पे उसको अप्रोच करना है। या तो ऑफर में जो प्रिस्क्राइब टाइम है अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिस्पॉन्ड, अपनी एक्सेप्टेंस देना है। और अगर टाइम मेंशन नहीं है देन इन दैट केस अ रीजनेबल टाइम। उसके बाद नेक्स्ट जो एक रूल है, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड एन ऑफर। प्रोसीड का मतलब है पहले, ऑफर के बाद ही एक्सेप्टेंस। ऑफर एक बारी जनरेट होगा, ऑफर एग्जिस्ट करेगा, तभी उसको एक्सेप्टेंस फॉलो करेगा। उसके बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ऑफर, तो अभी जनरेट हुआ ही नहीं, आपने अपनी एक्सेप्टेंस पहले दे दी, तो दैट इज अ प्रोसीड। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड एन ऑफर। जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफर से पहले नहीं दी जा सकती। अगर अगर ऐसा कोई सिस्टम है कि आपकी एक्सेप्टेंस ऑफर जनरेट होने से पहले ही आ गई है या एक्सेप्टेंस हो गया, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, प्रोसीड कभी नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस ऑलवेज आफ्टर द ऑफर। इट कैन नॉट प्रोसीड एन ऑफर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग द ऑफर। अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए इसको, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग द ऑफर, इट शुड नॉट प्रीसीड द ऑफर। प्रीसीड को अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब ऑफर से पहले। अगर ऑफर क्रिएट नहीं हुआ, ऑफर जनरेट नहीं हुआ, ऑफर अभी कम्युनिकेट नहीं हुआ, उससे पहले एक्सेप्टेंस का कोई मायने नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग अ ऑफर। ऑफर के बाद ही एक्सेप्टेंस की बात होगी। तो ये एक रूल है। तो नेक्स्ट रूल की तरफ हम चलते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। अब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिस इंसान को या जिस पार्टी की तरफ से या जिस इंसान ने ऑफर किया है, तो एक्सेप्टेंस भी उसी के पास जाना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। जिस इंसान को या जिस पार्टी को ऑफर किया गया है, एक्सेप्टेंस भी उसी इंसान, उसी पार्टी की तरफ से ही आना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी रमेश नाम के आदमी को किसी चीज की ऑफर की, अब एक्सेप्टेंस कहां से आएगी? मिस्टर रमेश के से इफेक्टिव। अगर मान लीजिए कोई आप रमेश को आप ऑफर कर रहे हैं, और रमेश के जो फादर हैं
वो उसको रिस्पॉन्ड करके और अपनी एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट करते हैं, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो इसका कहने का पर्पस है कि जिस इंसान या जिस पार्टी के लिए ऑफर किया गया है, एक्सेप्टेंस भी उसी इंसान या उसी पार्टी की तरफ से ही आनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। अगर रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल, अगर कोई ऑफर किसी पार्टी की तरफ से किसी पार्टी को की जाती है और दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो सुबह आपने रिजेक्ट कर दिया, शाम को आप कहते हैं नहीं नहीं चलो मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूं, कोई बात नहीं, एक बार आपने रिजेक्ट कर दिया, इट इज रिजेक्टेड। अब वो ऑफर दोबारा रिन्यू होगी, दोबारा ऑफर जनरेट होगी, तभी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल।